हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा 2023, अब 2022 नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये एग्जामिनेशन 2023 में होगा और इसके अंतर्गत मैं आपके लिए रिवीजन एक्सरसाइज के रूप में फिर से डीएलएड की तैयारी शुरू करवा दिया हूं, जिसका यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ का डिटेल और एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आया हूं। इन दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्ग से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। दोस्तों, यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2 है और इसमें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूं डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तो पहले डिटेल, उसके बाद एमसीक्यू। इसी तरह से मैं आपके बीच में हर चैप्टर को, हर यूनिट के हर टॉपिक को रखते चला जाऊंगा और आपके एग्जामिनेशन के पहले तक उसको कंप्लीट करवा देने का आपको वादा जरूर करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। कहीं भी अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो आप बहुत सी जानकारियों को मिस कर जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, बाल अधिकारों के संदर्भ के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाल अधिकार होता क्या है। तो नाबालिगों को देखभाल एवं अन्य विशिष्ट सुरक्षा के रूप में मिलने वाले व्यक्तिगत अधिकार को बाल अधिकार कहते हैं। अब नाबालिग कौन होंगे? जो 18 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे होंगे उन्हें नाबालिग कहेंगे, उन नाबालिगों की श्रेणी में आते हैं। तो इन नाबालिगों को देखभाल एवं अन्य विशिष्ट सुरक्षा के रूप में जो व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होता है, जो इन्हें मिलता है, उसी को बाल अधिकार कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, समस्त नाबालिगों को बाल अधिकारों के द्वारा यह हक दिया जाता है कि उसे समान शिक्षा का अवसर मिले, सामान्य जीवन जीने का हक मिले बिना किसी भेदभाव के। ये जो भी चीजें इन्हें प्राप्त हो वो उसमें भेदभाव ना हो। भेदभाव के अनेक कारक हो सकते हैं। अब किस तरह से ये भेदभाव की बात यहां पर क्यों आई है? क्योंकि इस तरह के भेदभाव समाज में व्याप्त थे, जिसे अब दूर किया जा रहा है। तो भेदभाव के अनेक कारक हो सकते हैं। इसमें क्या क्या? तो देखिए, जाति, रंग, धर्म, लिंग, संप्रदाय, भाषा, अमीरी, गरीबी, ये सभी जो हैं दोस्तों, ये भेदभाव के कारक है। ये कारक हो सकते हैं। देखिए, बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को जो अधिकार दिया गया है वो क्या क्या है, यहां पर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, न्याय का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। साथ ही साथ दोस्तों, जीने का अधिकार, पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। तो ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को दिया गया अधिकार है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब ये अधिकार मिलता है तो भारतीय संविधान में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बाल अधिकार भी है, जिसे भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसके अंतर्गत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अनुच्छेद 21 के क को। इसमें क्या है? तो यह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार पूरे भारतवर्ष में वे सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष आयु के बीच में आते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उन्हें प्राप्त करने का, उन्हें प्रदान करने का कानून बनाया गया है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 21 के का की बात हो गई। अब अनुच्छेद 24 में क्या है? तो देखिए, अनुच्छेद 24 में है कि बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात, यानी कि बाल मजदूरी
नहीं करवाया जाएगा जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम करने से सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 24 आगे भी हम लोग बात करेंगे, वो है देखिए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत और क्या कि इस कानून के तहत वैसे व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम करवाते हैं उसे दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि पहले तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे जोखिम भरे काम नहीं करवाना है, बाल मजदूरी नहीं करवाना है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंडित मतलब देने का भी, दंड देने का यानी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो उसके बाद है कि अनुच्छेद 39 का च। अब देखिए अनुच्छेद 39 का च ये नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है, और इसमें क्या है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामयी माहौल में स्वतंत्र विकास के लिए अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। साथ ही साथ शोषण से बचाने की भी बात इस अनुच्छेद में किया गया है। तो 39 का च क्या कह रहा है कि सभी बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामयी माहौल में स्वतंत्र विकास के लिए अवसर प्रदान करने की बात होगी, ये जो राज्यों को कहा गया है। और शोषण से बचाने की बात भी इस अनुच्छेद में कहा गया है 39 के च में। ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे, चाहे 21 का हो या 21(1) हो भी कह सकते हैं, 24 हो या 39 च हो। अब देखिए, अब अनुच्छेद 14 पर आते हैं जो समानता का अधिकार है। इसके तहत क्या है तो सभी बच्चों को समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों में हो रहे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का भी देखे थे, 21 में भी एक अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में बच्चों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 21 क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, तो बच्चों को भी ये प्राप्त है। और 21 का में आप जान ही रहे हैं कि 21 का जो है वो शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो सभी चीजें हैं, जितने भी जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ अनुच्छेद जो संविधान में प्रदान किए गए हैं बच्चों के लिए, वो बहुत ही एसेंशियल है, और ये बाल अधिकारों के संदर्भ के अंतर्गत आपको याद रखना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 23 की तरफ आते हैं। तो 23 क्या है कि जबरन बंधुआ मजदूरी रखने के विरुद्ध सुरक्षा का भी अधिकार है अनुच्छेद 23 में, यानी जबरन बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता, यह अनुच्छेद 23 कहता है। ये बालक के ही ऊपर नहीं, सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है, और ये बालक के ऊपर भी लागू होता है। तो अनुच्छेद 23 है क्या कि बंधुआ मजदूरी रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है। अब आ जाते हैं कि बच्चों को दिए गए जो कुछ विशेष अधिकार हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, उसी तरह से संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। ये जो आप देख रहे हैं कि जो विशेष अधिकार किसे दिया गया है, बच्चों को। ये दोस्तों जितना भी आप देख रहे हैं ये इसलिए बच्चों के लिए रखा गया है ताकि बच्चों पर विशेष फोकस हो, उनका उत्थान किया जा सके, उनकी उन्नति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो सके। अब देखिए आगे है कि जीने का अधिकार। अब एक एक करके बच्चों को जो दिया गया यहाँ पर अधिकार आपने देखा, अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जीने का अधिकार क्या है। तो जीने का अधिकार क्या है, तो बच्चा जब माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं उसी समय से बच्चों को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि देखिए भ्रूण हत्या होती है तो सजा होती है। तो जिस समय गर्भ में ही जब एक बच्चा रहता है तो उस समय से ही बच्चों को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। अर्थात कोई भी व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करवा सकता है। भ्रूण हत्या करवाने पर उसे कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उचित पोषण देने का भी अधिकार दिया गया है। अब दूसरा क्या है, विकास का अधिकार। तो विकास के अधिकार में बालक की आवश्यक शिक्षा, अब शिक्षा से ही तो विकास होगा, तो आवश्यक शिक्षा और क्या क्या चाहिए, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजक गतिविधि देने का भी अधिकार दिया गया है। यह विकास के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए संरक्षण का अधिकार। तो बालक अबोध प्राणी होता है, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, बच्चों में दुनिया की समझ नहीं होती, अच्छा है क्या बुरा है इसकी समझ नहीं होती है दोस्तों।
संरक्षण का अधिकार बच्चों को सही दिशा में आगे ले जाने का अधिकार देता है। अब आ जाते हैं सहभागिता का अधिकार। तो सहभागिता का मतलब होता है अपनी भागीदारी देना, अपनी अभिव्यक्ति देना। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको अपनी भागीदारी देने का अधिकार है। अपनी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है आप जानते हैं 19 में है, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बालक को भी प्राप्त है। तो सहभागिता का अधिकार प्रत्येक बच्चों को अपनी बातों को रखने बोलने का हक देता है। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा का अधिकार है। अब यहाँ पर देखिए, समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा का अधिकार बात आ रही है। जो हम लोगों का जो ये चैप्टर है, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर जो विशेष चर्चा है उसके अंतर्गत आ रहा है। तो भारत में सभी बच्चों के लिए वास्तविक मानव अधिकार के पुनर्विचार हेतु प्रत्येक 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी जान लीजिए, ये आपको याद रखना है 20 नवंबर को क्या होता है, तो बाल अधिकार दिवस है। तो बाल अधिकारों के अनुसार बचपन अर्थात उनके शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के दौरान अभिभावकों का यह परम दायित्व है कि वह उचित रूप से बच्चों की कानूनी सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण करें। तो जोड़ लीजिए, ये समझने की बात है कि शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता अगर किसी भी बच्चे का है, वो कब है? बचपन के समय में। बचपन के समय में तो अभिभावकों का यह परम दायित्व होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा बालक अबोध होता है, उनका शारीरिक और मानसिक अपरिपक्व होते हैं वो, तो उनको इस चीज से जो दोस्तों सुरक्षा और देखभाल और संरक्षण का जो कानूनी अधिकार प्राप्त है, वो इसके अभिभावकों को यह दायित्व दी गई है इस कानूनी अधिकार को पूरा करने का। तो हम लोग बाल संबंधित कानून देख लेते हैं, कौन कौन से कानून बने हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 ये बना, यानी अनैतिक व्यापार जो अगर बच्चों का नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का जो अधिनियम बना था 1956 में बना था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में बना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नियमावली 2006 बनी। बाल अधिकार समिति की निश्चय टिप्पणी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल अधिकार समिति की निश्चायक टिप्पणी, ये भी बाल संबंधित कानून के अंतर्गत आया। उसके बाद नंबर 5 जो आप देख रहे हैं, बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण, इससे संरक्षण प्रदान किया गया। जो बच्चों को, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे अबोध होते हैं, उन्हें बहुत सी जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए इस तरह की कानून की आवश्यकता थी कि बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण प्राप्त हो। साथ ही साथ देखिए, किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण। 7वां है बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 बना। ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी जो यहाँ पर जो पॉइंट है दोस्तों, इससे प्रश्न बन सकते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग फिर 2006 भी आया, ये भी याद रखना है। तो शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य यानी उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का नियम संशोधन 2003। देखिए, आप बात करते हैं उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ के एक एक पॉइंट पर। देखिए, इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि समाज के जो पहले दुर्बल वर्ग कहलाते थे, वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कहलाते थे। लेकिन बाद में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, महिलाएं, समाज के सीमांत समूहों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि यह देखा गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ इस तरह के जो और समाज के जो तबका है, उसके साथ भी इस तरह की जो भेदभाव है वो होता है, इसलिए इन्हें भी दुर्बल वर्ग के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, सामान्यतः दलित शब्द का प्रयोग उन जातीय समूहों के लिए किया जाता है जिनका वर्ण व्यवस्था में निम्न स्थान अथवा सामाजिक संरचना सोपान में सबसे निम्न स्थान रखा गया था। इन्हें ही दलित शब्द के प्रयोग इनके लिए ही किया गया। अब देखिए कि इस निम्न स्थान का आधार उनके व्यवसाय से जुड़ा है, जिसे अपवित्र समझा जाता है। दोस्तों, अपवित्र व्यवसाय के कारण इन जातियों को अछूत यानी अस्पृश्य समझा जाता है, जिनके कारण
इन्हें सामाजिक वंचना एवं उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। शुरू में अपृश्य समझा जाता था, अब अपृश्य नहीं समझा जाता। अनुच्छेद 17 के तहत ये बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों। अब देखिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ जब ऐसा समझा जाता था, उस समय की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सार्वजनिक स्थलों जैसे मंदिर में पूजा करना, तालाब में स्नान करना, विद्यालयों में समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने आदि पर निषेध थे। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति होने के कारण ये जातियां सदियों से भेदभाव एवं शोषण का शिकार रही हैं। बहुत इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ दोस्तों। तो भारतीय संविधान ने इन्हें अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया। भारतीय संविधान में इन्हें जाना जाता है। 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 16.66% कौन है? तो अनुसूचित जाति है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। यह टोटल प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है, किंतु वर्तमान में इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और इन्हें समानता का दर्जा दिया गया है। आज हमारे देश में सभी वर्गों को समानता की दृष्टि से देखा जाता है, सभी को एक समान श्रेणी में रखा जाता है। और जो कुछ विशेष जो उपबंध है कि अगर जो समाज में हाशिए पर जो लोग रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष आरक्षण की भी उनके लिए विशेष आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अब देखिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो शिक्षा की समस्या है, निम्न जीवन स्तर की समस्या है, अपृश्यता की समस्या है, निर्धनता की समस्या है, शोषण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं की समस्या है। तो ये 7 तरह के जो मैंने आपको अभी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याएं बताई हैं, ये व्याप्त हैं दोस्तों। आज भी जगह जगह पर देखने को मिलता है, अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें इस तरह का ये कानूनी अधिकार दिया गया है कि जो भी इनके साथ इस मामले में गलत करते हैं उन्हें दंडित भी करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। अब देखिए वंचित वर्ग के बालक, तो वंचित वर्ग के बालकों के बारे में जान लेते हैं। 3 तरह के यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन। सामाजिक रूप से वंचित बालक, आर्थिक रूप से वंचित बालक और शैक्षिक रूप से वंचित बालक। तो सामाजिक रूप से वंचित बालक की अगर बात करें तो ये वे होते हैं जो गरीबी, अशिक्षा, परिवार की खराब स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक रूप से निम्न जाति, वर्ग या धर्म के आधार पर घर का बिगड़ा माहौल व सुविधाओं का अभाव, तीसरा पड़ोस व सभी साथियों का दुष्प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। दोस्तों आपने देख लिया कि सामाजिक रूप से वंचित बालक कौन कौन है। अब इनके उत्थान हेतु क्या उपाय किए गए हैं। तो संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 45 के तहत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से देश के सभी बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968 में। इसमें भी सरकार के इसी प्रकार के इरादे को दोहराया गया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो संशोधित रूप आया 1991, इसमें भी इन सभी तरह के बालकों जो सामाजिक रूप से पिछड़े बालक थे उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। यहां तक कि 1992 में भी देश के सभी 10 वर्ष तक के बच्चों को 21वीं सदी में जाने से पूर्व शिक्षित किए जाने हेतु बहुत प्रयत्न करने की बात कही गई है। तो साथ ही साथ इस संबंध में सामाजिक रूप से वंचित बालकों के उत्थान हेतु 1997 में 86वां संविधान संशोधन बिल जब राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का भौतिक अधिकार और इसकी समुचित व्यवस्था करना सरकार का मौलिक दायित्व निर्धारित किया गया, जिसे संसद के दोनों सदनों ने वर्ष 2002 में पारित किया था। दोस्तों परिणाम स्वरूप 7 वर्ष के बाद जो आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन,
यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो अप्रैल 2010 से लागू हो गया, उसमें भी इस पर विशेष ध्यान रखा गया। दोस्तों बात करते हैं आर्थिक रूप से वंचित बालक कौन है। तो देखिए, गरीबी व आर्थिक असमानता के कारण आर्थिक रूप से निम्न जो होते हैं, परिवार में खाने व रहने का जब अभाव होता है तो आर्थिक रूप से पिछड़े कहे जाते हैं, विद्यालय जाने में असमर्थ और विद्यालय फीस ना दे पाना भी आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। धन के अभाव में उच्च आकांक्षा रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के बालकों के उत्थान हेतु जो किए गए कार्य हैं वो मैं आपको यहां पर एक एक करके बताता हूं। देखिए, स्वतंत्र भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयास किए। लगातार पंचवर्षीय योजनाएं आती रही और उसमें जो मुख्य जो फोकस होता था वो गरीबी को उन्मूलित करने का फोकस होता था। तो पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य हुए। संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु प्रावधान हुए, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया। केंद्र सरकार ने राज्यों को प्राथमिक स्तर तक सभी छात्रों को मुफ्त किताबें देने का निर्देश दिए हैं। बहुत से राज्य इसको चाहे तो पूर्णतः या अंशतः लागू भी किए हैं। कि हम लोग बात करते हैं शैक्षिक रूप से वंचित बालक कौन होते हैं, तो इसके अंतर्गत एक एक पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूं। देखिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि जिनकी होती है वो शैक्षिक रूप से वंचित होते हैं। अंतर्मुखी, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, वे शैक्षिक रूप से वंचित होते हैं। आत्म प्रेम व प्रदर्शन की भावना उनमें प्रबल होती है। समस्या समाधान नहीं कर पाते हैं शैक्षिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं। उसके बाद सुरक्षा की भावना से पीड़ित और विद्यालय में समायोजित अपने आप को नहीं हो पाते। विद्यालय सामग्री और पुस्तकों के अभाव में पढ़ नहीं पाते। देखिए, ये विद्यालय सामग्री और पुस्तकों के अभाव की बात हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, अब उसमें क्या है कि आर्थिक रूप से भी वंचित वर्ग के बालक आते हैं इसके अंतर्गत, और ये शैक्षिक रूप से भी वंचित वर्ग के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, सुविधाओं के बाद भी खराब आदतों के कारण पढ़ने से जो वंचित हो जाते हैं, ये भी शैक्षिक रूप से वंचित बालकों के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए सरकार ने बहुत से प्रावधान किए हैं। अभी सभी के बारे में हम लोगों ने ऊपर में चर्चा किया, जिसके अंतर्गत इन चीजों को अगर अपनाया जाए, और इसे फॉलो करना तो जरूरी ही है, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं होगा तो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि शैक्षिक रूप से जो वंचित बालक हैं, इनमें सुधार किया जा सकता है, इनका उत्थान किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ का डिटेल वीडियो। दोस्तों, पूरा डिटेल मैंने आपको इसका अब इस वीडियो के माध्यम से दिया। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर पॉइंट से आपको अवगत कराया जाए इस टॉपिक से, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आऊंगा तो और आपका जितना भी संशय है इस टॉपिक के अंतर्गत वो सभी दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।